तो उमेशपाल हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ के रडार पर इस वक्त सिर्फ दो नाम हैं, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम। इसमें भी गुड्डू मुस्लिम को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही, क्योंकि सूत्रों से खबर यह मिल रही कि गुड्डू मुस्लिम के पास 3 पासपोर्ट हैं और इन्हीं पासपोर्ट के जरिए वो विदेश भागने की फिराक में है। इन 3 पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट है हिंदू नाम से। अब सवाल ये कि गुड्डू हिंदू है या मुसलमान है, इसे लेकर कई सारी थ्योरीज हैं जो सामने आ चुकी हैं। और खबर यह भी कि गुड्डू मुस्लिम हिंदू नाम और हिंदू हुलिये को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और उसी को इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा भी रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। अतीक का बमबाज वफादार है या दगाबाज, ये पहेली अब भी अनसुलझी है। उमेशपाल मर्डर के 63 दिन बीत चुके हैं, गुड्डू मुस्लिम गायब है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू की लोकेशन कई बार मिली, लेकिन अतीक का ये बमबाज नहीं। सवाल ये कि गुड्डू मुस्लिम को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब इस सस्पेंस से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है और पर्दा उठने के बाद जो तमाशा सामने आया वो आपको हैरान कर देगा। गौर से सुनिए। बबलू, सुरेंद्र चौधरी और संदीप कुमार, ये तीनों नाम एक ही शख्स के हैं। और जानते हैं उस शख्स का असली नाम क्या है? नाम है गुड्डू मुस्लिम। बताया यही जा रहा है कि नकली असली का मकड़जाल फैलाकर ऐसे ही हिंदू नामों के सहारे अतीक का ये शातिर बमबाज बीते 63 दिनों से यूपी पुलिस को गच्चा दे रहा है। गुड्डू मुस्लिम कितना शातिर है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के चंगुल से बचने के लिए न सिर्फ लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, बल्कि वो अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा है। सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम संदीप, सुरेंद्र और बबलू नाम का इस्तेमाल कर पुलिस से बचने की कवायद कर रहा है। इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम ने दाढ़ी बढ़ाकर अपना हुलिया बदलने की कोशिश की है ताकि वो पुलिस से बच सके। बताया ये जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ अपनी लोकेशन बदल रहा है, बल्कि वो फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने प्लान हिंदू तैयार किया, जो अब डिकोड हो चुका है। जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र बेहतर तरीके से जानता है। जिस तरह शाइस्ता ने अपने बचाव के लिए नकाब को आड़ बनाया, ठीक इसी तरह गुड्डू मुस्लिम अपनी पहचान छिपाने के लिए बदले हुलिये, बदले हुए नकली हिंदू नाम और हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र को ढाल बनाए हुए है। इसके पीछे लगातार एसटीएफ काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही हम गिरफ्तार करेंगे। अगर ये एसटीएफ की गिरफ्त से बच जाता है तो ये एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये एक हायर्ड असैसिन है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित सोहेला इलाके में मिली। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ओडिशा में छिपा था, जहां उसने खुद को हिंदू बताया। लेकिन जैसे ही उसे लोकेशन ट्रेस होने का आभास हुआ, वो कपड़ों से भरा बैग छोड़कर वहां से फरार हो गया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के एक सहयोगी को हिरासत में लिया, जिसने बड़े खुलासे किए। बताया जा रहा है कि हमेशा क्लीन शेव रहने वाला गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए अब दाढ़ी रख चुका है। हुलिया और नाम बदलना गुड्डू मुस्लिम के लिए कोई नई बात नहीं। वो शुरू से बहरूपिया है। बबलू, सुरेंद्र, संदीप, इन सब नामों से पहले भी गुड्डू मुस्लिम हिंदू नाम रख चुका है। वो नाम था आयुष चौधरी। ये वो नाम जो कभी लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम की असली पहचान हुआ करता था। सब लोग बताएंगे कि ये बम जो है वो आशीष चौधरी बनाता था।
इन लोगों के लिए, और एक एक दिन में 20-20, 25-25 बम बना दिया करता है। खुद लेके चलता था, कैंपस में इन्हीं लोगों के साथ रहता था, जहां विरोधी पक्ष का 4 आदमी दिखाई पड़ा वहीं बम फेंक दिया। ये हालत थी उस समय। हमने अभी भी देखा वीडियो में कैसे बम फेंक रहा है, वो सबने देखा तस्वीरें। वो तो जैसे आप जानते हैं कि जो शादी में जब लड़की विदा होके जाती है, गाड़ी खड़ी होती है तो घर वाले अच्छत और पानी फेंकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो उस तरह से वो काले बैग में से अच्छत की तरह निकाल के हाँ फेंक रहा था। उसका इत्मीनान देखिए, इसका कॉन्फिडेंस देखिए, इसका अपने हुनर में महारत देखिए कि भाई अगला आदमी, दूसरा कोई नया आदमी 6 बम एक बैग में रखे, पहले तो वो यही घबराएगा कि कहीं हाथ में न फट जाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था उसका। यानी 95-96 में भी वो बम से ही हत्या करता था और 2003 में भी वो बम से ही हत्या कर रहा था। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूटआउट में गुड्डू मुस्लिम बम बरसाता नजर आया। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले गुड्डू मुस्लिम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बमबाजी के कल्चर को शुरू किया, मगर तब उसका नाम था आयुष चौधरी। बदले हुए नाम के साथ आयुष उर्फ गुड्डू मुस्लिम लखनऊ के चंद्रशेखर हॉस्टल में कई सालों तक रहा। जिस दौरान गुड्डू हॉस्टल में रहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बमबाजी की कई घटनाएं हुई। वो वहां इस तरह की बदमाशियां करने लगा, कुछ 2-1 मर्डर ऑर्डर भी किया। तो घर वालों ने उसको लखनऊ भेज दिया, वहीं जो पढ़ने लिखने वाले थे कि जाके वहां एडमिशन लो, पढ़ो। लेकिन ये पढ़ा नहीं कभी। तब भी इसकी एक्सपर्टाइज बमबाजी में ही थी। और वो दौर आप 95 से 98 का, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे होंगे, सामान्य छात्र भी जो रहे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, और जो छात्र नेता रहे हैं वो भी अलग अलग जगहों पे हैं। आप उनसे बात करिए, क्योंकि अपराध में बमबाजी जो है वो लखनऊ के लिए बिल्कुल नई चीज थी। कभी यहां अपराध में उसके पहले भी नहीं और उसके बाद भी अपराध में बम का प्रयोग लखनऊ में नहीं किया जाता। गुड्डू मुस्लिम पर नई थ्योरी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम चकिया का नहीं बल्कि सुल्तानपुर के गोसाईगंज के इटोली का निवासी है। हाथ से बारूद तोलकर सिर्फ 5 मिनट में बम बनाने में माहिर। उस दौर में लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिर्फ गुड्डू बमबाज के बनाए बम चलते थे। आयुष चौधरी उर्फ गुड्डू बमबाज लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलग अलग गुटों के लिए काम करता था। माफिया धनंजय सिंह और अभय सिंह के लिए बमबाजी करता था। शुरू में कुछ लोगों ने बताया कि साहब आयुष चौधरी के नाम से जानते थे, लेकिन जितना मैं जानता हूं इसको आशीष चौधरी कहते थे। हॉस्टल चंद्रशेखर हॉस्टल, शायद अब वो महिलाओं का हॉस्टल हो गया है, तो चंद्रशेखर हॉस्टल के पास के किसी हॉस्टल में ये, या चंद्रशेखर हॉस्टल में कभी कोई 2 महीने के लिए रूम खाली हुआ तो चाबी लेके इसको रुकवा दिया गया। बहरहाल ये यही एंजॉय करता था। परमानेंट कोई रूम नहीं था इसका, किसी परमानेंट कोई रूम नहीं था, क्योंकि ये admission लेकिन था इसका। हाँ, आशीष चौधरी के नाम से लोग इसको जानते थे, इसको गुड्डू मुस्लिम नहीं जानते थे। आप अगर उस जमाने के लोगों से पूछेंगे जो इस एक्टिव पॉलिटिक्स में, भाई 2 ग्रुप थे, एक अभय धनंजय का था और एक ग्रुप था वीरू वीरू करके हरदोई का लड़का था। बताया जा रहा है कि यूपी के हर माफिया से गुड्डू मुस्लिम के संपर्क है और इसलिए एसटीएफ को शक ये कि पुराने माफिया जब सफेद पोश हो चुके हैं, उन्हीं की मदद से गुड्डू मुस्लिम फरारी काट रहा है। एक बार फिर देश की सियासत सरगर्म हो चुकी है, बीजेपी हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस बैकफुट पर है। उसके पीछे की वजह जानते हैं क्या है? वजह है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया एक बयान जो कि विवादित रहा। तो क्या पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चुनावी जहर एक बार फिर मोदी लहर को प्रमोट करेगा, मोदी लहर लाएगा? क्या खड़गे का यह बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो गया? क्या नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत कांग्रेस को 2024 में फिर महंगी पड़ने वाली? एक एक सवाल का जवाब विश्लेषण के साथ देखिए इस रिपोर्ट में। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. ಯಾರ
आपने, जब हार की हताशा हावी हो जाती है, जब बोलने को कुछ नहीं होता, गला सूखने लगता है, जब कुछ नहीं सूझता, तो फिर जुबान पर ऐसे बिगड़े बोल आ ही जाते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस की रैली थी। छोटे बड़े सभी स्थानीय नेता मंच पर विराजमान थे। खड़गे कन्नड़ में भाषण दे रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमान वाला दांव चल दिया। खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा विवादित और जहरीला बयान दे दिया जिसे हम शब्दों में नहीं लिख सकते। इसीलिए खड़गे की जुबानी ही वो बिगड़े बोल एक बार फिर सुन लीजिए। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. पुरानी कहावत है, सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आते। खड़गे ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए मोदी के अपमान वाला ये दांव पता नहीं क्यों चला, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मौका दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस प्रकार का बयान देना कांग्रेस पार्टी की आने वाले इस चुनाव में हार का सबसे बड़ा संकेत है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें गांधी खानदान के करीब जाना है तो सोनिया जी के आदेश अनुसार नरेंद्र मोदी को सतत अपमान करना है, चाहे वो मौत का सौदागर वाला कटाक्ष हो या आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी हो। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि सियासत के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने पीएम के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाकर सिंपैथी गेन करने की कोशिशें शुरू कर दी। कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है, कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश की जनता ने जिनको बार बार देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाया, और कांग्रेस को ये हजम नहीं हो पा रहा। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। खड़गे का ये बयान बीजेपी के चुनावी तर्कश का नया तीर बन चुका है और इसके निशाने पर जाहिर है कांग्रेस ही होगी। अब सवाल ये है कि कांग्रेस बार बार कुल्हाड़ी पर पैर क्यों मारती है, वो बीती गलतियों से सबक क्यों नहीं लेती। खड़गे की टिप्पणी ने कांग्रेस की साल 2007 से चली आ रही उस कमजोरी को फिर से उजागर कर दिया है, जिसमें वो मोदी पर हमला करके फंस जाती है। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था, जिसके बाद मोदी ने जुबानी हमले को जमकर भुनाया और 117 सीटें जीतकर गुजरात में फिर से सरकार बनाई थी। इसी तरह 2014 के आम चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने ऐसी ही गलती की। मणिशंकर अय्यर ने मोदी पर चाय वाला कमेंट किया था, जिसके बाद मोदी का चुनावी कैंपेन ही चाय पर चर्चा के इर्द गिर्द रहा और कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। इन गलतियों के बाद भी कांग्रेस और उसके नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा। वो साल था 2022। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने मोदी को औकात दिखाने की बात कही। मोदी ने इसे भुनाने में जरा भी देर नहीं लगा। बीते सालों का इतिहास देखें तो जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया है, तब तब उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। अब खबरों में एक चैप्टर आगे बढ़ते हैं और बात माफियाओं को लेकर दो सरकारों के रवैयों की। दोनों रवैयों को देखिएगा और तोलिएगा। यूपी में माफिया अतीक अहमद कब का मिट्टी में मिल चुका है। मुख्तार अंसारी डर के मारे भीगी बिल्ली बनकर जेल की सलाखों में दुबका है, जबकि दूसरी तरफ बिहार है, जहां बाहुबली और हत्या का दोषी आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया, वो भी नियम बदल करके। तो उसके स्वागत के लिए सहरसा को पोस्टर से पाट दिया गया। अब सवाल है कि योगी और नीतीश में फर्क क्या है। इसी पर हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यहाँ की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की चोट किसी को नहीं है।
आज सुबह सवेरे ही आदरणीय आनंद मोहन जी जेल से रिहा हो गए। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती, अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। जिस सड़क पर माफिया अतीक अहमद कभी चौड़ा होकर चलता था, जिस जमीन पर उसकी आहट भर से सन्नाटा पसर जाता था, आज यूपी के प्रयागराज में वहां माफियागिरी के निशान तक मिटाए जा रहे हैं। अतीक को अतीत बनाकर उसका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, यूपी में आगे चलकर कोई माफिया नहीं होगा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी रिजवान अहमद की अवैध जमीन पर बुलडोजर चला। ठीक उसी दिन प्रयागराज से 558 किलोमीटर दूर बिहार के सहरसा से बड़ी खबर आई। खबर यह कि बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। दो तस्वीरें देखिए और फैसले को खुद परखिए। एक सीएम सुशासन बाबू कहलाते हैं, मगर उनके सूबे में अपराधी शान से जेल से बाहर निकलता है। बाहुबली को शेर बताया जाता है, जबकि दूसरे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहां योगी को वोट मिलता है, मगर अपराध के सफाए पर, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए। यानी नीतीश कुमार के जो दावे हैं वो हकीकत में कुछ और हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। अतीक अहमद एंड गैंग पर ऐसा हथौड़ा चलाया कि जो जेल के अंदर बंद हैं वो वहीं रहना चाहते हैं, और जो फरार हैं वो पुलिस की गोली से टकराना नहीं चाहते। शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर चाहे कितना भी हुलिया बदल लें, जल्द योगी की पुलिस उनके सामने होगी, और यही डर माफिया मुख्तार अंसारी के चेहरे पर तारी है। इसीलिए यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाने वाले योगी की यूपी से बाहर भी चर्चा है। बिहार में भी उनकी डिमांड है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते उत्तर प्रदेश वाले कि मिट्टी में मिला देंगे, ये इसी तरह अपराधियों को लगातार मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, मिलते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार दोनों ही मुख्यमंत्रियों में जनता एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। लोगों की नजरों में एक कुर्सी के बारे में सोचता है और दूसरा समाज के बारे में। जो लोग नहीं समझते कि आनंद मोहन के रिहा होने पर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है और इसका सियासत पर क्या असर पड़ता है, उन्हें यह समझना चाहिए। बाहुबली आनंद मोहन का वैशाली और शिवहर सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इन दोनों ही सीटों पर पिछले 10 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। ऐसे में सुखबगाहट यही है कि आनंद मोहन का जेल से रिहा होना राजनीतिक फायदे की कोशिश है। आज सुबह सवेरे ही आदरणीय आनंद मोहन जी जेल से रिहा हो गए। 15.5 वर्षों तक सजा काटने के बाद जेल में वो आज रिहा हुए हैं। ये खुशी की बात है। सारे नियम कानून कायदे के तहत उनको रिहा किया गया है। उस बाहुबली के लिए बिहार में जी और आदरणीय जैसे उपनाम तो बहुत छोटे हैं, जिसे जेल से रिहा करने के लिए नियम ही बदल दिए जाएं। ये नियम बदले गए वक्त से पहले रिहा करने के लिए, और 6:15 बजे बताकर 3 घंटा पहले ही छोड़ देने के लिए। यहाँ से आनंद मोहन आज सुबह सुबह यहाँ से निकले हैं। जो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि सुबह 6:15 बजे के आसपास उनको यहाँ से रिलीज किया गया है, जेल के अंदर से उन्हें बाहर निकाला गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सुबह 3 बजे के आसपास उनको रिहा किया गया है। यानी भी सवाल उठा रहा है कि सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं, बल्कि आनंद मोहन के अलावा 26 और लोग, यानी कुल 27 ऐसे अपराधियों को रिहा किया गया है, जिन पर कई संगीन आरोप है। कई जो ऑन ड्यूटी जो सरकारी सेवक है उनकी हत्या से लेकर तमाम तरह के मामले हैं, उन सभी लोगों को रिलीज कर दिया गया। और इस क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैनुअल के क्लॉज को हटा रहे हैं? तो सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा,
आज आपने क्यों किया ये फैसला आपने क्यों लिया, और राजद की पॉलिसी क्या है, क्यों उन्होंने इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिहार में बाहुबलियों की जो परंपरा है वो यूपी में भी पहले थी। परंपरा माफियाओं को संरक्षण देने की थी, जिसके बदले में माफिया पैसा और वोट इकट्ठा कराते थे, जैसा कि अतीक करता था। लेकिन सीएम का फर्क होता है। योगी ऐसे सीएम है जो माफिया और माफियागिरी को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए बिहार में भी योगी की खुलकर मांग की जा रही है। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। क्रिमिनल पर कार्रवाई होती है, क्या बिहार में भी उस तरह से? तो बिहार में होना चाहिए, वैसे वैसे क्रिमिनल है तो वैसे होना चाहिए, उन सब पर भी कार्रवाई। जी को देखते हैं कि वो बहुत से भली भांति जो है वहाँ से क्रिमिनल को, बदमाश को, बैड एलिमेंट को हटाया है। हाँ, वो अच्छी सरकार है, जो सरकार हम लोग भी चाहते हैं हमारे इधर भी वही सरकार हो। रिहाई एक राजनीति से पीड़ित रिहाई है। इसका उदाहरण 2024 का चुनाव है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिख रही है। इसको आईएएस एसोसिएशन द्वारा 2007 में ये बनाया हुआ कानून है, उसको पुनः संशोधन करके देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री होगा जिसके ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाया गया। योगी जैसा सरकार होना चाहिए, यहाँ भी क्रिमिनल का, हाँ, यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जैसा मतलब सरकार होना चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में, जो कि विकास और सबका हित में सोचे। जहां से आनंद मोहन आते हैं और वहां पर किस तरह से योगी जी का जो फैन है वो फैन फॉलोइंग किस तरह से यहां पर है। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में योगी जैसा शासन होना चाहिए। योगी यूपी में जितने हिट हैं उतना ही हिट है उनका बुलडोजर। यूपी में जहां से बुलडोजर गुजरता है माफियाओं का दिल बैठने लगता है। माफियाओं के घर वाले खौफ में अंडरग्राउंड होने लगते हैं। पुलिस की इस गांव में दो लोगों को तलाश है, एक है शिबली प्रधान और दूसरी शाइस्ता परवीन की यहाँ पर हो सकती हैं, और इसके लिए पुलिस लगातार यहाँ पर पहुंच रही है, दबिश डाल रही है। और अब शाइस्ता की तलाश के लिए पुलिस ड्रोन कैमरा और डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होगी। इसके लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम चौकन्ना है। 26 से ज्यादा ठिकानों पर विशेष नजर है। 100 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं। शाइस्ता के घेरे को तोड़ने के लिए पुलिस शिवली को भी खोज रही है, जो बरेली जेल में अशरफ से मिलने जाता था और उमेश पाल के मर्डर से पहले उसकी लोकेशन प्रयागराज के धूमनगंज में देखी गई थी।